बहुत धन्यवाद महेश जी। सभी यहाँ बैठे हुए सम्माननीय और प्रिय साथियों, महेश जी जैसा आप बोल रहे थे कमला प्रसाद जी के विषय में, तो उसे अगर समेटा जाए तो यही कहा जा सकता है कि भारत में शायद ही कोई लेखन, संस्कृति कर्म, चाहे रंग कर्म, वैचारिकता, संगठन, आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जिसके पास कमला प्रसाद जी के संस्मरण न हो। शायद ही कोई होगा। हर किसी के पास कमला प्रसाद जी के अपने किस्से हैं, क्योंकि वो कमला प्रसाद जी को जानते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि अगर कोई है तो कमला प्रसाद जी उसे जानते थे और उस तक पहुंचने की कोशिश करते थे। और ये आज भी रहस्य ही है कि वो जिस व्यक्ति तक पहुंचते थे उसके लायक कौन सा काम ठीक रहेगा, उसकी क्या भूमिका होगी, इसकी योजना वो कब बना लेते थे, या उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो ये जानते थे कि ये काम इस व्यक्ति के लिए ठीक रहेगा और ये व्यक्ति अंत तक इस काम को अंजाम देगा। तो जाहिर है कि कमला प्रसाद जी के विषय में जब बात होगी तो संभव है वो संस्मरणात्मक अधिक हो, और ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने काम में तो जीता ही है, लेकिन स्मृति में तो जीने के लिए किस्सा हो जाना ही ज़रूरी होता है। जब किसी के किस्से हो जाएं तो वो व्यक्ति फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता, और कमला प्रसाद जी की यही खासियत थी। महेश जी बैठे हैं, पवन जी हैं, ये नाम भी मैंने पहली बार उनके मुंह से ही सुने, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके मुंह से मैंने ये नाम सुने हैं तो मुझे जैसे वो यहाँ होते तो वो इस तरह से बैठते, और मैं तो ये मानकर शुरू कर रहा हूँ कि वो यहाँ आके बैठ गए हैं, और जैसा उनका अंदाज होता था कि बोलो बोलो क्या कह रहे हो। तो मुर्दा स्थगित शायद संग्रह की बात होगी, और काशीनाथ जी के हवाले से उन्होंने ये नाम लिया था, महेश कटारे, पवन करण का नाम, या कि फिर छोटी सी बातचीत में ही ये कह देना कि ये पढ़ो, ये करो, ये भेजो। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी का एक बनता है किस्सों में, स्मृतियों में, आत्मीयताओं में, कर्म के संकल्पों में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो नहीं रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा मानने लगा हूँ, क्योंकि जब वो थे तो हम बच्चे थे और हमें लगता था कि कमला प्रसाद जी हमको सुने, हमको भी कुछ माने। अगर वो दिल्ली के किसी युवा की कहानी छाप रहे हैं, रचना छाप रहे हैं, तो हम क्या किसी से कम हैं। पर आज ये लगता है कि वो जो काम कर रहे थे या जो करना चाह रहे थे वो किस तरह का काम था, और उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं समझने की कि आज नामवर जी की पुण्यतिथि है 19 फरवरी, और प्रगतिशील लेखक संघ में एक दौर ऐसा तो था ही जब नामवर सिंह अध्यक्ष थे और कमला प्रसाद जी महासचिव थे। तो अध्यक्ष और महासचिव का ये जो संयोग घटित हुआ, शायद उन्हीं वजहों से हम जैसे लोग भी तैयार हुए घरों की गोष्ठियों से, और भारत विचार संवाद, प्रगतिशील लेखक संघ, और मैं यहाँ ग्वालियर में बैठा कमला प्रसाद जी के विषय पर ही बोलने के लिए बैठा हुआ हूँ। और इसका एक पहलू सिर्फ ये है कि मैं लौटकर उनको फ़ोन लगा के ये नहीं कहूँगा कि आज मैंने आपके विषय में बोला, और फिर वो क्या कहेंगे वो मेरे पास अनुभव नहीं होगा। नामवर सिंह के विषय में जब कहा जाने लगा था कि वे वाचिक परंपरा के आचार्य हो गए हैं, लिखना नामवर सिंह का बंद हो गया है, नामवर सिंह लेखक नहीं रहे, और हंस पत्रिका का उभार जब अपने चरम पर था और राजेंद्र यादव के संपादकीय से, एक संपादकीय से कोई लेखक हो जाया करता था, या कि कोई शैलेश मटियानी बनकर तिल मिलाता ही रह जाता था, उसको सुनने वाले आज तक पैदा नहीं हो सके, तब नामवर सिंह को फिर से लेखक बनाने के लिए अकादमिक जगत में वापस लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कमला प्रसाद जी हैं। कमला प्रसाद जी की योजना थी, प्रभाष जोशी जी का वो कार्यक्रम नामवर के निमित्त जब शुरू हुआ था,
और उसमें तमाम आलोचनाएं, विरोध हुए थे। और हम वो मशहूर संपादकीय जनसत्ता का प्रभाष जोशी का कैसे भूल सकते हैं, जिसका शीर्षक ही था आओ सीकरी के पादुका पूजा, चाहे जिसके विषय में। तब कमला प्रसाद जी ने एक जिम्मा ओढ़ा था कि नामवर सिंह ने अगर बोला है, कहीं भी बोला है, तो वो लिखित में आना चाहिए, एक एक शब्द लिखित में आना चाहिए। और इसका जिम्मा आशीष त्रिपाठी को मिला, जो उनके विद्यार्थी रहे। और हम जानते हैं कि राजकमल प्रकाशन से पहली 8 किताबें, नामवर सिंह की बोली हुई किताबें आईं, और उसके बाद फिर आईं दर्जन भर के आसपास किताबें हो चुकी हैं। और अब ये कोई नहीं कह सकता कि नामवर सिंह अपने जीवन के उत्तरार्ध में बोलने वाले होकर रह गए थे। इससे त्रासदी लेकिन ये जुड़ी हुई है कि आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, कमला प्रसाद जी खुद एक भी व्याख्यान में नहीं मिलेंगे। YouTube में आप कमला प्रसाद सर्च कीजिए, उनका एक भी व्याख्यान नहीं मिलेगा। और जिन्हें उन्होंने काम पर लगाया था, सवाल ये है कि क्या कमला प्रसाद जी के लिए भी वो ऐसा कर पाएंगे, करना चाहेंगे। तो महेश कटारे जी जो कह रहे थे कि रचनाकार के रूप में उन्हें कोई नहीं जानता, उसके पीछे कुछ इसी तरह की विनम्र, समर्पित हो जाने की, मानवीय और सामाजिक और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आकांक्षाएं हैं, जो एक कुशल संगठक और अपने समय के एक सचेतन, सक्रिय बुद्धिजीवी की हो सकती हैं। तो नामवर जी को भी याद करते हुए और नामवर जी के साथ कमला प्रसाद जी को याद करते हुए मैं भी कुछ संस्मरणात्मक ढंग से कमला प्रसाद जी पर शुरू करते हैं। तो मुझे याद आता है कि नई गढ़ी में एक कार्यक्रम हो रहा था गोपाल शरण सिंह के ऊपर, और उस कार्यक्रम में रीवा से हम लोग एक जीप में जा रहे थे, जिसमें कमला प्रसाद जी भी बैठे हुए थे, सेवाराम जी थे, दिनेश कुशवाहा थे, और भी बहुत सारे लोग थे, युवा लोग भी थे। और बातचीत जीप से शुरू हुई। और उस कार्यक्रम में आने वाले कवियों में माणिक वर्मा थे, गोपाल दास नीरज थे, यश मालवीय थे और कैलाश गौतम थे। और राहुल सिंह, जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो उस कार्यक्रम में आने वाले थे। जाते हुए भी बातें होती रहीं, लौटते हुए भी बातें होती रहीं। वहाँ पहली बार मैंने कमला प्रसाद जी का आयोजक रूप देखा। वो स्टेज पर बैठ नहीं रहे थे, सारे कवि बैठ गए, काव्य पाठ हो रहे थे, वो स्टेज के नीचे कोने में एकदम ऐसे ही खड़े हुए थे। और जब राहुल जी ने उनको, अजय सिंह राहुल जिन्हें कहा जाता है, राहुल जी, तो अजय सिंह जी ने जब उनसे आग्रह किया तो भी उन्होंने कहा ठीक है। लौटते समय फिर बहस शुरू हुई कि कमला जी, जब मार्क्सवादियों को देखता हूँ तो मार्क्सवाद से चिढ़ हो जाती है, लगता है छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कमला प्रसाद जी की वही गरजती हुई आवाज़ कि मार्क्सवादियों को क्यों देखते हो, मार्क्स को देखो, मार्क्सवाद को देखो, और तुम तय करो कि तुम किस लिए हो वहाँ, दूसरों को करने दो जो करना है, तुम तय करो। फिर उसमें मेरे बोलने का भी जब क्रम शुरू हुआ तो मैंने कुछ कहा होगा, तो कमला प्रसाद जी ने कहा था कि लेखक होने के लिए शशि भूषण विचारक होना पड़ेगा, बिना विचारधारा के लेखन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि विचारधारा का विरोध भी तो विचारधारा होती है। तो उन्होंने कहा जैसे। तो मैंने कहा कि अगर कबीर लेखक हैं, कवि हैं, समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, तो तुलसीदास भी कवि हैं और उनकी विरोधी विचारधारा के हैं। तो कमला प्रसाद जी ने कहा कि कभी कभी बड़ा लेखक या कवि समाज विरोधी भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि जैसे, तो उन्होंने तॉल्स्टॉय का उदाहरण दिया कि जैसे तॉल्स्टॉय, उनका जीवन जो है, उनका लेखन बहुत बड़ा है, क्रांति की प्रेरणा देने वाला है, लेकिन उनका जीवन वो अलग जीवन है।
मुझे बाद में लगा कि तॉल्स्टॉय का उदाहरण उन्होंने जल्दबाजी में या मुझे बच्चा समझकर दे दिया होगा, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कमला प्रसाद जी का जो रचना कर्म है, जो उनका लेखन है, वो इसी तरह की बातचीत से और इसी तरह की बहसों से पैदा होता था और वही प्रकट होकर प्रतिबद्ध बन जाता था और किसी मौके पर वो उनका स्टैंड हो जाता था। इसलिए उनका कोई भी लेख, खास तौर से उनका कोई भी लेख और संपादकीय, उनका इस तरह का लेखन है जिसे आज के माहौल में हम एक हस्तक्षेपकारी लेखन कह सकते हैं। और इस तरह से कमला प्रसाद जी एक समाज बनाने की कोशिश करते थे, जिस समाज में वो ये देखते थे कि कोई व्यक्ति अभी अपनी किस अवस्था से और किस भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। तुरंत उसकी कतर ब्योंत कर देना, उस पर अपेक्षाएं लाद देना या उसके बारे में कोई फैसला दे देना, वो ये जानते थे कि ये हमारे काम का नहीं रह जाएगा और सामूहिकता का नहीं रह जाएगा। वो नज़र किस तरह से रखते थे, उसका उदाहरण अगर देना हो तो मैं कहूँगा कि मैं 1999 में इसी ग्वालियर में युवा उत्सव का वाद विवाद प्रतियोगिता बोलने आया था, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता, और मैंने संयोग से उसी समय कोई रचना वसुधा में भेजी होगी। तो जब मैं घर लौटा तो कमला प्रसाद जी का पोस्ट कार्ड आया हुआ था और उसमें उन्होंने रचना लौटाते हुए ये कहा था कि आज के जनसत्ता में मैंने तुम्हारा नाम देखा। अजीत राय की रिपोर्टिंग थी उस युवा उत्सव की, तुम्हारी रचना छापने लायक नहीं है, दूसरी भेजना। तो मैं इस बात से दंग हुआ था कि एक व्यक्ति भोपाल में बैठा हुआ, इतने बड़े बड़े लेखकों से जो व्यक्ति एक साथ संवाद में है, सृजनात्मक अपेक्षाओं में है, वो अपने शहर, कस्बे नुमा शहर के किसी विद्यार्थी के भी कहीं नाम को भी दर्ज कर रहा है। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी का एक वैचारिक सामूहिकताएं निर्मित करने का एक उनका पैटर्न था काम करने का, जो शुरू होता है। और उनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। कमला प्रसाद जी की अलग अलग भूमिकाओं में एक भूमिका के बाद वो दूसरी भूमिका में हैं, लेकिन वो जिस भूमिका में हैं वो उस भूमिका से पृथक भी हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कमला प्रसाद जी लेखकों, साहित्यकारों के व्यक्तिगत जीवन में जाकर भी उनकी सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते थे और वो उनकी तत्परता कई बार हमें साधिकार उत्प्रेरित करती थी कि हम उनसे आग्रह सहित ये कहें अपने बचकानेपन में भी कि आपको तो ये करना ही चाहिए। और ऐसा मेरे जीवन में तब आया जब एक बार आंख का ऑपरेशन करवाने आलोक धनवा चेन्नई गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ यहाँ करो, रुकने का ऐसा। तो मैंने कमला प्रसाद जी को फ़ोन लगाया कि सर, आलोक धनवा यहाँ आए हुए हैं और उनके रुकने का कुछ ठीक ठाक है नहीं, तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बताएं। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और व्यवस्था हो जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो व्यक्तिगत जीवन में जाकर सहायता करने की तरफ बढ़ते थे। क्योंकि मैंने संपादकीय भी उनके पढ़े तो मैंने यही जाना कि वो ये जानते थे कि प्रगतिशील व्यक्ति भी पूरी तरह प्रगतिशील नहीं होता। उसके जीवन के अपने अंतर्विरोध होते हैं, उसके अपने संशय होते हैं, उसकी अपनी सामाजिकताएं होती हैं और उसकी अपनी ऐसी विवशताएं होती हैं जिनके चलते वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं हो पाता। और यहाँ हम देखते हैं कि कमला प्रसाद जी उस दौर का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं जब महान औपन्यासिक दौर था। यानी 1938 में कमला प्रसाद जी का जन्म है, 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु है। और औपन्यासिक होने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति में हृदय परिवर्तन भी होता है, किसी व्यक्ति में एक साथ नीचताएं और महानताएं दोनों सक्रिय हो सकती हैं और व्यक्ति एक क्षण ही बर्बर और अगले क्षण ही क्षमाशील भी हो सकता है।
मुझे ऐसा लगता है कि कमला प्रसाद जी इस गहरे बोध से संचालित होते थे। यही कारण होगा कि सतना रीवा जैसे माहौल में वो देवी शरण ग्रामीण या बाबूलाल दाहिया जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो देश के किसी भी बड़े बुद्धिजीवी या कि सक्रिय साहित्यिक राजनीतिक कार्यकर्ता से जिस तरह की संबद्धता रखते थे, उतनी ही संबद्धता वो इन वहाँ के स्थानीय लोगों से, जो अब स्थानीय नहीं रहे। बाबूलाल दाहिया जी पद्मश्री हैं और उनका अपना काम है और आज भी वो प्रगतिशील लेखक संघ में हैं, और जब उन्हें सम्मान मिला तो वो कमला प्रसाद जी की ही बात होगी कि उन्होंने संगठन के भीतर ये पूछा कि क्या मुझे ये सम्मान लेना चाहिए। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी एक समाज बनाने की कोशिश करते थे और जहां रहते थे वहीं के लोगों से वो समाज बनाने की कोशिश करते थे। अगर वसुधा भोपाल से निकली तो वसुधा रीवा से भी निकली, और रीवा से अगर निकली तो जैसा कि महेश जी ने बताया कि महेश जी जा रहे हैं रीवा संपादन करने, तो रीवा में बैठे हुए लोग भी कोई प्रूफ का काम देख रहा है या कि कोई अपनी पहली रचनाएं ही दे रहा है, और इस तरह से वसुधा रीवा से निकल रही है। रीवा में ही उन्होंने जो एक समाज खड़ा किया, वो रीवा का ही अपना उनका खड़ा किया हुआ समाज है, जो नामवर सिंह की अकादमिक उपस्थिति को दस्तावेजी बना देता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। हिंदी विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जब कमला प्रसाद जी संबद्ध हुए, यानी जब उन्हें हिंदी विभाग की बागडोर मिली, तो ऐसा कहते हैं कि एक कमरा और एक कुर्सी मिली थी उनको, और ये कहा गया था कि आपको इसी से विभाग बनाना है। तो उन्होंने बनाया, और जब मैं हिंदी विभाग का विद्यार्थी था तो वहाँ 7,000 के आसपास किताबें थीं। हिंदी विभाग की लाइब्रेरी में एक समृद्ध लाइब्रेरी थी, और अगर उनके बाद चले जाने की उसी स्थिति को देखें तो वो किताबें जो उस दौरान आई थीं और रखी हुई थी कि एंट्री होगी, कैटलॉग बनेगा, फिर खुलेंगी, तो शायद अब भी रखी हों वो उसी तरह से। लेकिन मेरे रहते वहाँ एक रजिस्टर था जहाँ नंबर देख के हम वो किताब उस अलमारी से निकाल सकते थे। वहाँ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशोक हुआ करते थे, वो बताया करते थे कमला प्रसाद जी के विषय में कि हम यहाँ दरवाज़ा बाद में खोलते थे, लोग पहले बैठे रहते थे किसी न किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, और कौन नहीं गया रीवा। लेकिन जब वो अफसर थे, विभागाध्यक्ष थे, तो उनकी सहजता और अपने कर्मचारी को एक संरक्षण देने का जो भाव था, उसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अशोक ने बताया कि एक बार एक चेक आया हुआ था 50,000 रुपये का। कमला प्रसाद जी सूटकेस लेकर आए विभाग में, और उन्होंने कहा अशोक इसको जाके तुरंत इलाहाबाद बैंक में जमा कर दो, मैं निकलने वाला हूँ, तुरंत जाओ और आ जाओ। और मैं वहाँ गया और पान की दुकान पर बुला लिया मुझे किसी ने, और भीड़ थी, और वो पूछा उसने कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और उसने चेक लिया और बोला मैं इसको काटता हूँ, और बातों बातों में उसने चेक के 2 टुकड़े कर दिए, और बैंक एकदम सामने। मैं सूख गया कि क्या करूँगा। ये 1998 के पहले के 50,000 की बात हो रही। वो उसने कहा कि मैं वो 2 टुकड़े चेक लेकर के विभाग में आया, और मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, मुझे काटो तो खून नहीं। कमला प्रसाद जी ने कहा क्या कर रहे हो, चलो वो लाओ चेक रखो और चलो बंद करो। तो मैंने कहा कि वो तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे काट दिया, ये हो गया। सिर्फ एक शब्द बोला था, हद करते हो, चलो। और उसके बाद कभी एक शब्द, कभी कुछ नहीं, किसी तरह से कोई सताने जैसी कोई बात नहीं। फिर उनके पारिवारिक आयोजनों में शामिल होना। तो कुमार अंबुज कहते हैं कमला प्रसाद जी के विषय में कि कमला प्रसाद जी क्षुद्रताओं से ऊपर उठ चुके थे, और उनका एक वाक्य है कि एक तारा टूटने से भी आसमान वीरान होता है। क्षुद्रताओं से ऊपर उठ चुकना कमला प्रसाद जी का इतना ज़्यादा खरा वाक्य है उनके संबंध में कि सब जानते हैं कि वो अपने विरोधियों का भला अपने मित्रों से पहले करते थे, और लोग उनसे यही शिकायत करते थे
कि जो आपकी जड़ काटते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, आप सबसे पहले उन्हीं का भला कैसे करते हैं। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी स्मृतियों में जो बसे हैं लोगों के, कितने लोगों की नियुक्तियां उनसे जुड़ी हुई हैं, कितने लोगों के पुरस्कार उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के किताबों के प्रकाशन उनसे जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रचनाकार फैंटेसी में भी जीने लगता है और वो झूठी सच्ची कब क्या हो जाए इसका भी पता नहीं चलता। तो हमने तो यहाँ तक झूठी सच्ची जो भी हो फैंटेसी सुनी है कि उनको दिन रात गाली देने वाले अचानक से किसी बड़े प्रकाशन संस्थान में पहुँच गए और उनके पास कोई पुराना लेटर पैड हाथ लग गया होगा कमला प्रसाद जी का, उसी में चिट्ठी की इनकी किताब को, शोध प्रबंध को प्रकाशित करने की अनुशंसा, और वो छप गया। इस तरह से लोगों ने किताबें छपवा ली। तो इस विषय पर हम और लौटेंगे उनके जीवन प्रसंगों के माध्यम से, उनके सांस्कृतिक और साहित्यिक हस्तक्षेप में। प्राध्यापक कमला प्रसाद जी जब हुए और उन्होंने एक हिंदी विभाग में जो अकादमिक माहौल बनाने की कोशिश की, तो आज हम जानते हैं कि कमला प्रसाद जी हों, नामवर सिंह जी हों, इनकी सफलता का रहस्य क्या है। अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है तो इसका जवाब इसी रूप में दिया जा सकता है कि कहीं न कहीं ये वो दौर भी था जब विश्वविद्यालय थे, जब महाविद्यालय थे। इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग हुआ करते थे, वहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वहाँ कक्षाएं चला करती थीं। ये आज का दौर नहीं था जब किसी हिंदी शिक्षक के पास भी हिंदी कक्षाएं पढ़ने का अनुभव नहीं है, कि अगर किसी के पास 100 कक्षाएं पढ़ने का अनुभव ही केवल नोट करवाया जाए तो कक्षाएं पढ़ने का अनुभव नहीं था। उस दौर में ये लोग आए और इन्होंने उस पूरे परिदृश्य को प्रगतिशील वातावरण के लिए, अच्छे पठन पाठन के लिए और अच्छे लेखक तैयार करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। और अब हम जानते हैं कि वो सब चीज़ें धीरे धीरे बिखरती जा रही हैं। और रवीश कुमार का ही वो वाक्य है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं पूरे तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर पूरे शिक्षक हैं तो वो विश्वविद्यालय भारत में नहीं हो सकता। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी विभाग में कोई शिक्षक नहीं है। जबकि इसमें मैं ये जोड़कर कहता हूं कि भारत के किसी भी वार्ड में कोई भी पार्षद का पद रिक्त नहीं है। और मृत्यु होने के तत्काल बाद या किसी कारणवश खाली होने के तत्काल बाद चुनाव होता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर खाली हैं और विश्वविद्यालय में शिक्षक खाली हैं, शिक्षक ही नहीं हैं। तो हमें इन लोगों के, इन कद्दावर लोगों की सफलताओं में शैक्षिक जगत की ढहती हुई, जर्जर होती हुई, खत्म होती जा रही उस उपस्थिति को भी देखना होगा जिसने इनको एक फलने फूलने का, लोगों को समझने का अवसर दिया। और अब अगर हम ये माने कि आलोचक कमला प्रसाद जी आलोचक कैसे थे, तो जैसा महेश जी कह रहे थे कि रचना ही आलोचना है, एक सर्जनात्मक आलोचना जिसमें थोड़ी सी व्याख्या हो, जिसमें थोड़ी सी तुलना हो और जिसमें अपने समय का एक हस्तक्षेप और प्रासंगिकता हो। इसको आप उनके संपादकीय टीपों में और लेखों में उनकी आलोचना को देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये आपको देखने को मिलेगी कि उस कवि या उस लेखक का आपको एक ऐसा व्याख्यात्मक परिचय मिलेगा जो शायद आपको उसकी तरफ प्रेरित कर सकता है, उसकी तरफ आपको आगे ले जा सकता है। और ये कहने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कमला प्रसाद जी मार्क्सवादी आलोचक थे। और मार्क्सवादी आलोचक की जो एक तरह से कहना चाहिए लगभग समीक्षकों में तब्दील होती हुई जो स्थिति है, उसमें वो आलोचक ही थे। अब पुस्तक समीक्षाओं का दौर चल रहा है और किसी किस्म की आलोचना, जिस तरह से हम जितने आलोचना के इतिहास को जितना जानते हैं, उसमें अगर हम ये देखें कि अब जो आलोचना हो गई है इस समय पुस्तक समीक्षा से भी निकल करके
वो एक तरह से प्रतिनिधित्ववादी आलोचना हो गई है। अब किसी भी आलोचक के आलोचनात्मक लेख की मूल प्रतिज्ञा ये होती है कि इन्होंने, मेरे पूर्ववर्ती आलोचकों ने इनको प्रश्रय दिया, इनको बढ़ावा दिया और उसके पीछे ये कारण थे। जैसे वो सांप्रदायिक थे, इस कारण से उन्होंने इस कवि को महत्व दिया। जैसे कि वो जातिवादी थे, इस कारण उन्होंने इन लेखकों को प्रश्रय दिया। अब हम जो ये इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं या इनको इतिहास में स्थान दिलाने जा रहे हैं, वो इनके इस कारण से इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। प्रतिनिधित्व आलोचना में इस समय की एक प्रधान प्रवृत्ति होकर रह गया है और इसमें विचारहीनता ही ज़्यादा लक्षित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी पहचान की राजनीति है और जितनी अस्मितावादी राजनीति है, उसने सर्वाधिक नुकसान मार्क्सवाद का ही किया है। और पूरी दुनिया भर में इस विषय की व्याख्याएं मौजूद हैं जहां ये माना जाता है कि दरअसल मार्क्सवाद को ख़त्म करने के लिए ही अस्मिता मूलक विमर्श लाए गए। और इसके पीछे वजहें ये भी थीं। कमला प्रसाद जी अपने एक संपादकीय में दलित विशेषांक जो वसुधा का था, उसमें वो ये बात कहते भी हैं कि अगर मार्क्सवाद डिकास्ट होने की बात करता है, अगर सब लोगों के अधिकार की बात करता है, बराबरी की बात करता है, और वो पूरा नहीं होता है, तो कमी तो है। और इस कमी की भरपाई कैसे होगी? इस कमी के चलते जो स्वर उभरे अनुभव के, अपने स्वानुभूति के जो अनुभव उभरे, उन्होंने विचारधारा को ही कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया, अप्रासंगिक बना दिया और यहाँ तक कहने को विवश कर दिया कि अब आप कहाँ हैं। और इस दौर की आलोचना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक कहा जाता है कि सारे प्रगतिशील सवर्ण हैं, सारे सम्मान सवर्ण हैं। ये इस तरह की जो आलोचना का जो इस तरह से आते आते और सीधे सीधे प्रतिनिधित्व के मसले पर मामला सिमट गया है, तो वहाँ हम आलोचक कमला प्रसाद जी को जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, इन लोगों के समकक्ष और कहीं कहीं इनसे अलग रूप में मार्क्सवादी आलोचना को ही प्रश्रय दे रहे थे। और जैसा कि महेश जी ने एक विनोदपूर्ण ढंग से कहा भी कि वो कहीं भी मार्क्सवाद लाते थे तो उसके पीछे उनकी यही प्रतिबद्धता थी कि वो ये समझते थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति का रास्ता मार्क्सवाद से इतर नहीं हो सकता है। सबकी अपनी सीमाएं हैं और पूरी दुनिया में और भारत में भी लोग ये तो मानते ही हैं कि बुद्ध और मार्क्स ये दुनिया के महानतम दार्शनिक हैं। कहीं इनके मेल से रास्ता निकल सकता है या कहीं किसी क्षेत्र में अलग निकल सकता है, लेकिन इनसे ऊपर जाने वाला दर्शन तो उपलब्ध नहीं है बुद्ध और मार्क्स से। तो अब हम इस दौर में हैं जब हम कमला प्रसाद जी को आलोचक के रूप में याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब तो मुझे पिछले कुछ सालों से अपने आप को कोई मार्क्सवादी कहता हुआ भी नहीं मिला। व्याख्यान मालाएं हुआ करती थी मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, आज भी प्रासंगिक है मार्क्सवाद। अब एक शब्द है प्रगतिशील और एक शब्द है क्रांतिकारी, और दोनों का इस्तेमाल विद्रूप के लिए, उपहास के लिए और कोई ना कोई ऐसे खोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उन्होंने देखिए लड़की छेड़ दी और क्रांतिकारी हैं, उन्होंने देखिए ये कृत्य कर दिया, ये कुकृत्य कर दिया और प्रगतिशील है। और जो इसी में एक पढ़ा लिखा तबका है जिसको आप कह सकते हैं, वो ये तक कहने की कोशिश करने लगता है कि तुलसी भी प्रगतिशील हैं या क्या तुलसी भी प्रगतिशील हैं। ये उन लोगों की तरफ से आए हुए सवाल और विचार होते हैं जो किसी भी साहित्य के इतिहास में जो उसके वाद और उसकी परंपराएं होती हैं। साहित्य का अपना एक इतिहास हुआ करता है। प्रगतिशील आंदोलन क्या है, प्रगतिशील आंदोलन के पीछे की मूल प्रतिज्ञा क्या है,
उसके पीछे काम करने वाला दर्शन कौन सा है, उसको बिना जाने इसको प्रगतिशील कहना, उसको प्रगतिशील कहना, इस तरह के जो अविवेक हैं, साहित्यिक अविवेक हैं और फैसले देने की जो जल्दबाजियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि अगर कमला प्रसाद जी होते तो अपने संपादकियों से इन पर प्रहार किया करते। जरूर वो इस तरह की बातें कहते कि किसी चीज़ को प्रगतिशील देखते समय किन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे जब कमला प्रसाद जी ने वसुधा का उर्दू विशेषांक निकाला और जिसमें शमसुर रहमान फारूकी साहब की एक लंबी बातचीत भी शामिल है, तो आपको जानकर खुशी होगी और कमला प्रसाद जी के साहस पर थोड़ा सा अब गर्व भी होगा कि उन्होंने उस पूरे अंक को गुजरात में मारे गए अपने लोगों को समर्पित किया। गुजरात नरसंहार में दंगे में मारे गए लोगों को वो पूरा उर्दू कहानी विशेषांक समर्पित किया और उसके संपादकीय में वो जिक्र करते हैं कि फिराक गोरखपुरी को ही लोग जानते हैं, रघुपति सहाय को कोई नहीं जानता, फिराक गोरखपुरी को जानते हैं। और फिराक गोरखपुरी का एक लेखन वो उद्धृत करते हैं कि किस तरह उर्दू के लेखकों ने हिंदी को बड़ा बनाया, हिंदी को भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा बनाया। और प्रेमचंद भी तो उर्दू के ही थे, प्रेमचंद भी तो उर्दू में ही लिखते थे। लेकिन अब इन चीज़ों का महत्व कौन समझे जब हिंदी से उर्दू के शब्दों को निकाल देने के उद्योग चल रहे हों और हमें लगता हो कि ये कोई बचकानी बातें हैं, ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, हरकतें हैं, कुछ लुम्पेन तबके हैं जो इस तरह की बातें छेड़ देते हैं और इस तरह की चीज़ें चल निकलती हैं। लेकिन अगर आप जॉर्ज वेल के उपन्यास 1984 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शब्दों को ख़त्म करना, शब्दों को हमारी स्मृति से मिटाना और एक बड़े जेनोसाइड के लिए, एक बड़े सत्ता परिवर्तन के लिए, एक बड़े जन अधिग्रहण के लिए शब्दों को खत्म करना पड़ता है, शब्दों को धीरे धीरे स्मृति से निकालना पड़ता है। अब कौन कहता है गंगा जमुनी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति की बातें अब कौन करता है? धीरे 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 उर्दू के शब्दों को ही जब दूर किया जा रहा है तो उस संस्कृति और उस समाज से आने वाले लोगों के किस प्रकार के हश्र की कोई तैयारी होगी भीतरी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि राणा अयूब ने जब गुजरात फाइल्स किताब लिखी तो उस पर कार्यक्रम रद्द हो गए। वो लेखिका कह रही हैं कि इस पर अगर कानूनी कार्यवाही होती है तो वो भी मुझे मंजूर है और शायद इसी रूप में उसका दस्तावेजीकरण किया जा सके। तब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को कमला प्रसाद जी अगर जीवित होते तो समेट रहे होते और कहीं न कहीं वो हस्तक्षेप कर रहे होते। और यही मुझे याद आता है कि वो केवल राजनीतिक और समाज में एक लोकतांत्रिक समाज बनाने वाले उपक्रमों में ही सन्नद्ध नहीं थे, वो साहित्यिक मसलों पर भी उतने ही प्रकट रहते थे। जैसे एक बार वो रीवा आए तो वो इस तरह से बातें कर रहे थे जो हम लोग केवल सुन रहे थे बैठे बैठे, कि काशीनाथ सिंह ने जो किताब लिखी है, जो अब काशी काशी नाम से है, संतों घर में झगड़ा भारी नाम से वो संस्मरण छपा था हंस में, और उसमें गालियाँ थीं और काशीनाथ सिंह की निंदा हो रही थी गालियाँ लिखने के लिए। और एक तरीके से किसी सभा में उनकी बातचीत को सुनकर ये लग रहा था कि कोई विरोध हुआ होगा काशीनाथ सिंह का कि वो साहित्य के नाम पर गालियाँ लिख रहे हैं। तो कमला प्रसाद जी कह रहे थे कि हमें काशीनाथ के साथ आना होगा, ग्वालियर में हुआ था, हमें काशीनाथ के साथ आना होगा, ये साहित्य है और हमें लेखक के साथ खड़े होना होगा। काशीनाथ जमीन तोड़ रहे हैं, काशीनाथ नया काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि राजेंद्र यादव का वो प्रसिद्ध वाक्य है कि विश्वविद्यालय साहित्य के कब्रिस्तान हैं, वहाँ काशीनाथ और एक दो को छोड़कर कौन है जो सृजनात्मक काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी साहित्यिक जो तोड़ फोड़ होती थी, मुझे याद आता है कि फिदा हुसैन के समर्थन में आने वाले कमला प्रसाद जी, और जहाँ कहीं उनको
टकराने की नौबत आती थी तो वो कमलेश्वर से भी टकराते थे, क्योंकि कमला प्रसाद जी ने बचपन में ही हम लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि प्रतिभा का विकास टकराने में ही है, प्रतिभा का विकास टकराने में है और टकराना होगा। तो वो हमेशा टकराने की बात करते थे, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते थे कि उलझना नहीं है, मिलकर चलना होगा, सबके साथ हमें मिलकर चलना होगा। तो इस तरह की बातें आप उनको देखते हुए ये कर सकते हैं कि उनके जो संपादकियों की भाषा भी है, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि हम इन विषयों को बहुत गहराई में हमें सोचना ही होगा। एक लेखक भाषा कैसे अर्जित करता है, भाषा कहाँ से अर्जित करता है? पिछड़े से पिछड़े समाज में किसी भी चीज़ के लिए कोई न कोई शब्द होता है। कोई शब्दहीन समाज मैंने नहीं देखा सुना है, और जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं मैंने कहीं ये नहीं पाया कि कोई समाज शब्दहीन भी था जहां उस वस्तु के लिए शब्द नहीं था। वो लोग अपना शब्द बना लेते हैं। तो भाषा लोग तो जानते ही हैं, लोग तो भाषा का व्यवहार करते ही हैं। एक लेखक को भाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? एक लेखक अपनी भाषा कैसे विकसित करता है और वो किस तरह की भाषा विकसित करता है तो लेखक होता है। अगर आप देखेंगे कि कमला प्रसाद जी जब संपादकियों की भाषा जो उनकी है, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, कोई मिश्रित वाक्य और लंबे वाक्य उनके संपादकियों में नहीं मिलेंगे आपको। छोटे छोटे वाक्य बिल्कुल एक प्रक्षेपित करते हुए, विचार को प्रक्षेपित करते हुए, कथन को, वक्तव्य को प्रक्षेपित करते हुए हैं कि ये है, ये है, ये होना चाहिए, ये गलत है। तो इस तरह की भाषा उनके बीच वही संगठक होने से आ रही थी जहां वो तमाम लोगों से संवाद कर रहे थे और इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा व्यक्ति उसको कैसे सुनता है, कितना समझता है, कितना ग्रहण करता है और किन शर्तों पर आपके साथ आता है। वहीं कमला प्रसाद जी बोलते समय सहज ही आक्रामक हो जाते थे। उत्तेजित हो जाना कमला प्रसाद जी के वक्तव्य की एक अपरिहार्य खूबी मैंने देखी। मैंने जितने वक्तव्य उनके सुने कि वो बोलते बोलते उनकी आवाज़ तेज हो जाती थी और वो किसी न किसी को किसी न किसी बात के लिए टोक रहे होते थे, खंडन कर रहे होते थे और निरस्त कर रहे होते थे। अपने हर वक्तव्य में उनका निरसन भी साथ साथ चलता रहता था। और इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार रीवा में वरिष्ठ बघेली साहित्यकारों के सम्मान का कार्यक्रम था और वहाँ बहुत सारे लोग बोलने आए थे। मैंने भी एक भाषण दिया था और वहाँ के जो मेरे मित्रों का कहना था कि भाषण तुम्हारा ठीक था, उस सभा के अनुसार और इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में भाषण ठीक था, लेकिन कमला प्रसाद जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने मेरी एक एक बात का खंडन किया और नाम कहीं नहीं लिया, एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया और उन्होंने मेरी हर बात का खंडन किया। और मैं अकेले कमरे में रहता था, खाना बनाता था और मैं रात भर सो नहीं पाया। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मुझे कड़ाहे में, भंवर में डाल दिया है। और मैं इस बात से अपने बचपने पे सोच रहा था कि इस व्यक्ति को ये बात क्या नागवार गुजरी है कि मेरे जैसे नए व्यक्ति को अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे एकदम नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। ये कमला प्रसाद जी ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अकेलापन। और अगले दिन मुझे फ़ोन आया सुबह कि कमला प्रसाद जी रवाना होने वाले हैं, सेवाराम जी की यहाँ बैठक है तो तुम आ जाना। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आने वाला। कोई तो उन्होंने कहा, जिन्होंने फ़ोन किया था, कि नहीं तुम आना। मैं वहाँ गया, कमला प्रसाद जी बैठे हुए थे और उन्होंने एक बात कही, कैसे हो शशि भूषण? तो मैंने बस यही कि अब कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उनका जो वाक्य है मुझे आज भी याद आता है कि समर्थन ही तो समर्थन नहीं होता शशि भूषण, खंडन भी तो कोई चीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट नहीं की हैं, आप कहीं से सुन रखी हैं, आपके ऊपर संदर्भ चल रहे हैं और आप उनको बोलते जा रहे हैं। तो विरोध भी तो रिकॉग्नाइज करना होता है। क्या लिख रहे हो? तो मैंने कहा कि कहानियाँ लिख रहा हूँ। तो बोले कहानी भेजो, मैं जा रहा हूँ, कहानी भेजो।
कहानी स्वयं प्रकाश जी देखते हैं और वही तय करेंगे, लेकिन तुम भेजो। और मैंने कहानी अगले दिन पोस्ट की। 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, कहानी मैंने तुम्हारी पढ़ ली है, मुझे पसंद है, अलग ढंग की है, तय स्वयं प्रकाश जी करेंगे। पर मैं ये कहने के लिए फ़ोन किया हूँ कि कहानी मुझे पसंद है। फिर मैं हंसा और मन ही मन मैंने ये कहा कि तय तो आप ही करेंगे, ये सब फालतू की बात है। कमला प्रसाद जी के आगे कोई दूसरा क्या तय करेगा? उनके सामने तो वही तय करते थे, लेकिन वो ये भ्रम भी बनाकर ही रखते थे कि छपी, वो कहानी प्रकाशित हुई। और इस तरह से वो जिनको जिम्मेदारियां देते थे उन जिम्मेदारियों को वो पूरी तरह से निभाते थे। और सांगठनिक ढंग से ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनके अंतिम दिनों के कुछ विवाद हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि कमला प्रसाद जी को लगभग खत्म कर दिया था। हम सब जानते हैं कि कमला प्रसाद जी वसुधा और पहल दोनों के संपादन से जुड़े रहे हैं। पहल के संपादन से पहले ज्ञान रंजन जी के साथ और अंत तक वसुधा के संपादन से। लेकिन वसुधा के संपादन के दौरान इंदौर से जो एक विवाद शुरू हुआ और जिन किन्हीं कहानीकार ने ये विवाद शुरू किया था और उनके ऊपर किनका प्रश्रय था, ये कहना भी एक साहित्य जगत में रहते हुए कम से कम अभी इतना तो माहौल बना ही हुआ है कि वो बहुत जोखिम का काम है। फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी संबद्धता थी कमला प्रसाद जी की, और आप सब लोग जानते हैं, इसलिए उनका कोई ऐसा परिचय देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ कि वो किन किन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो एक लेखक एक दिन आए कहानीकार और उन्होंने मुझे कहा कि चलो पोस्ट ऑफिस चलना है। तो मैंने कहा कि किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा ये किताब पोस्ट करनी है। तो मैंने पूछा कि किस बात के लिए, कहाँ पोस्ट करनी है? तो उन्होंने कहा कमला प्रसाद जी का फ़ोन आया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो सम्मान है उसके लिए किताब भेजो। तो मैंने कहा चलो, मिठाई भी खिला देना रास्ते में, क्योंकि कमला प्रसाद जी किताब मंगाई है तो वो तो मिल गया, अब बिना किताब पहुँचे कैसे सम्मान मिलेगा? तो इसलिए भेजना ज़रूरी है। तो चलिए, तो फिर गए और वो किताब पोस्ट हुई और बाद में उस पर सम्मान हिंदी साहित्य सम्मेलन का मध्य प्रदेश का उसमें घोषित हुआ। उन्हीं कहानीकार ने बाद में कमला प्रसाद जी को वैचारिक मोर्चे पर घेर लिया, और हम लोग ये जानते हैं कि उनके जो सबसे प्रबल साथी, समर्थक, संरक्षक थे वो ज्ञान रंजन जी थे। ज्ञान रंजन जी की बहुत भूमिकाएं हैं पहल के रूप में, और कहानी में तो जैसा नामवर जी कहते ही थे कि 2, 2.5, 3 कहानियों का जो हर जगह प्रकाशित होती हैं, वो एक व्यंग उनका अमर ही हो चुका है, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। पर संगठन में धीरे धीरे ज्ञान रंजन जी ने अपने आप को समेट लिया था, ये भी सच्चाई है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ में कमला प्रसाद जी के आने के बाद और उनके अपने ढंग से काम शुरू कर देने के बाद पुराने लोग ही जानते थे कि ज्ञान रंजन जी भी मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ में हैं। और बहाना क्या बनाया गया था कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया है कमला प्रसाद जी ने, और उस विवाद को एक बड़ा रूप भी देने की कोशिश में ये चीज़ें शामिल की गई थी कि कमला प्रसाद जी वसुधा का संपादन करते हैं, उसके विशेषांक निकालते हैं और उन विशेषांकों को फिर किन्हीं प्रकाशकों से छपवा लेते हैं और उसकी रॉयल्टी गटक जाते हैं। यानी कहते हैं कि जो दक्षिणपंथी सोच के लोग होते हैं वो किसी को चरित्र पर घेरते हैं, कलंक से मिटाते हैं किसी को, और जो वामपंथी होते हैं वो आर्थिक मोर्चे पर किसी को घेरते हैं। आर्थिक घपला यहाँ फाइनल असाल्ट होता है और चारित्रिक हमला वहाँ फाइनल असाल्ट होता है। कमला प्रसाद जी पर दोनों हमले थे। कमला प्रसाद की कहानी चारित्रिक कहें तो इस तरह से था कि वो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा ले रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिबद्ध संपादन का पैसा भी अकेले हजम कर रहे थे। इस पर बड़े
विवाद हुए, निष्कासन हुए, और आप सबको याद ही होगा कि कमला प्रसाद जी ने वो 50,000 रुपये फोर्ड फाउंडेशन के लौटाए थे, और उस पैसे लौटाने के साथ उनका स्पष्टीकरण ये था कि हमें जानकारी नहीं थी कि ये संस्थान कहाँ से संबद्ध है और कहाँ से आर्थिक सहायताएं लेता है। अब हमारे साथियों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है तो हम इसे वापस करते हैं। आप अगर इसमें कुछ जोड़ घटाव या मिलावट हो मित्र ही है भाई, तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये तथ्य है। और ऐसा कहते हैं कि ये उनके जीवन के अंतिम दिनों की बात है, और फिर धीरे धीरे उनको कैंसर ने ही दबोच लिया। संगठन के अपने साथियों ने दबोचा, उसके बाद उन्हें स्लिप डिस्क ये हुआ था, फिसलने से वो एक बीमारी, और फिर उसके बाद पता ये चला कि उन्हें कैंसर ने भी दबे पांव अचानक से दबोच लिया है, और फिर 25 मार्च 2011 को वो चले ही गए, हम सब जानते हैं। तो इस तरह से 14 फरवरी 1938 से लेकर और 25 मार्च 2011 तक का जो समय है, और अगर हम फरवरी 1938 के साल को याद करें तो वो ये फरवरी 1938 का जो साल है वो दरअसल महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की उस वार्ता का साल है, महीना है, जब वो हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ते जा रहे वैमनस्य को एक अंतिम हल देने की दिशा में वार्ता कर रहे थे, और वो असफल हो गई थी। 1938 फरवरी में जिन्ना और गांधी जी की वो वार्ता असफल हो गई, जो समस्या का हल ढूंढ रही थी, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढ रही थी। और 2011 में जब कमला प्रसाद जी का निधन हुआ तो ये वो साल है जब अन्ना आंदोलन लगभग पूरे देश को अपने कब्जे में ले चुका था। आप समय देखिए, आप पूरा समय देखिए कि उस तरफ देश के विभाजन की बात तैयार हो रही है, और इस तरफ देश के हिंदू राष्ट्र में बदल जाने की नींव पड़ चुकी है, और दोनों एक उसी अवस्था में हैं जिनको आप शुरुआती ही लक्षण कह सकते हैं। और मैं तो ये जानता हूँ कि कोई विरला हो तो हो, अन्ना आंदोलन से किसने चकमा नहीं खाया है। उस दौर के किसी भी बुद्धिजीवी का व्याख्यान, वक्तव्य, रिपोर्टिंग देख लीजिए, उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत के आंदोलन में किस तरह का सुनहरा अवसर देखा जा रहा था, किस तरह सुनहरे देश की कल्पना की जा रही थी। उसमें कहानीकारों ने भी चकमे खाए। अखिलेश ने कहानी लिखी, श्रृंखला, रविंद्र कालिया ने नया ज्ञानोदय में छापा, और टीप में ये लिखा कि ये जो नया बदलता भारत है उसमें ये कहानी किस तरह से उसको डिकोड करती है। कहानी क्या डिकोड करती है और वो आंदोलन किस दिशा में देश को ले जाता है, ये अब सब खुला सच है। अब इसमें ऐसा लगता है कि अगर कमला प्रसाद जी होते तो, या कि नामवर जी उसी बोलने वाली अवस्था में होते तो किस तरह के संकट झेलते, ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है। कमला प्रसाद जी के विषय में एक बात और कही जाती है कि वो अप्रत्यक्ष रूप में अशोक वाजपेयी से कोई प्रतिस्पर्धा रखते थे, छुपी हुई। ऐसा वहाँ के देशज लोगों का, ऐसा ठेठ लोगों का कहना था कि वो उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जो उनके निंदक थे कमला प्रसाद जी के, ऐसा वो कहते थे। पर ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो किसी के प्रति इस तरह से कोई प्रतियोगिता में रहते थे। लेकिन हाँ, वो जहाँ थे, तो अगर अशोक वाजपेयी जी ने भोपाल में भारत भवन बनाया तो कमला प्रसाद जी ने रीवा में ही अंतर भारती बनाने की कोशिश की, और करोड़ों रुपए का एक ऐसा भवन तैयार हुआ। आप गए होंगे तो शायद आपने देखा होगा, जहाँ बड़े बड़े साहित्य के, संगीत के और सांस्कृतिक कला संबंधी कार्यक्रम होंगे। ऐसा एक अंतर भारती भवन कमला प्रसाद जी के प्रयासों से रीवा विश्वविद्यालय में, जो अब वहाँ नया पुस्तकालय है, उसके बगल में वो बना। वो 1998 में रिटायर हो गए। अर्जुन सिंह को जिसको
उद्घाटन जी जी। हाँ मैं गया था। और वो कभी उस तरह से चल नहीं पाया क्योंकि कमला प्रसाद जी ही फिर विभाग नहीं जा पाए। एक बार विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद वो विभाग नहीं जा पाए और उनके जो वहाँ अवशेष थे उनको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिशें हुई और अंतिम उसका असर मैंने तब देखा था जब पहल में एक कहानी आई थी रमाकांत श्रीवास्तव जी की, टोरकिल का शहर। और वो टोरकिल का शहर उन्हीं वहाँ के कर्ता धर्ता लोगों को संबोधित कहानी है ऐसा मान लिया गया था और उसके कुछ पाठ कर लिए गए थे और उन पाठों के आधार पर बाकी बचे खुचे लोगों को भी निशाने पर ले लिया गया था। तो इस तरह से कमला प्रसाद जी जहाँ तक मुझे मालूम है रीवा जाते थे तो हिंदी विभाग नहीं जाते थे। मैंने उन्हें रीवा आने पर किन्हीं न किन्हीं के घर में ही देखा। और एक चीज़ हमने ये देखी कि जब भी कमला प्रसाद जी रीवा आते थे उसकी बाकायदा खबर होती थी, लोग उनसे मिलने जाते थे और होटल में भीड़ लगती थी। और उस तरह से किसी से मिलने जाते लोगों को मैंने दोबारा देखा नहीं कि वो आए हैं और उनसे मिलना है। और उसमें विरोधी भी होते थे और जो उनके सहयोगी होते थे वो तो होते ही थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कमला प्रसाद जी को कमला प्रसाद जी बनाती हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ को उन्होंने पाकिस्तान तक ले जाने की पहल की और कहते हैं कि वहाँ भी इकाइयाँ बनी। और अब ये बात अलग है कि अब हम उस समय में रह रहे हैं जब रज़िया सज्जाद ज़हीर की ही कहानी नमक जैसी कहानी पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है, या कि अभी पेरिस में रज़ा साहब की प्रदर्शनी चल रही है और वहाँ लोग गए हैं और रज़ा साहब का भी आत्मकथ्य पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। किसी ने सवाल उठाया था, विनीत कुमार ने, कि वहाँ जो लोग गए हुए हैं पेरिस में तो उसको दर्ज करें क्योंकि वो भारत और हिंदी के प्रतिनिधि होकर के गए हैं। तो ये बात झलकनी चाहिए। पर बात तो वही है कि जिन्हें यहाँ से समूल ही मुक्त बनाया जा रहा है तो वहाँ उसके असर कितने होंगे। और उन्हीं विनीत कुमार जी से बात याद आती है कि कमला प्रसाद जी केवल पुराने और बड़े लेखकों से ही संपर्क नहीं साधते थे। उन्होंने जब टेलीविज़न जैसे माध्यम पर कॉलम या सामग्री छापने का निर्णय लिया तो विनीत कुमार ने ही एक बार संस्मरण लिखा था कि कमला प्रसाद जी ने उनसे आग्रह किया कि विनीत, तुम इस माध्यम से जुड़े हो और इसका अध्ययन करते हो तो तुम इस पर लिखो। कैसे क्या लिखूंगा, तुम भेजो। और उन्होंने छापा। जैसा मैंने काशीनाथ जी के हवाले से कहने की कोशिश की थी कि वो साहित्य की सृजनात्मकता को भी बचाने की और उस प्रगतिशील परंपरा में जिसमें लेखक नई ज़मीन तोड़ते हैं उसे आगे बढ़ाने की तरफ सन्नद्ध थे, तो कांति कुमार जैन का संस्मरण भी मुझे याद आता है कि सबसे पहले कमला प्रसाद जी ने ही छापा। कांति कुमार जैन के संस्मरण वसुधा में प्रकाशित होने शुरू हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कमला प्रसाद जी के बहाने कह सकते हैं। अब मेरे मन में कुछ सवाल इस तरह से उठते हैं कि एक हम कल्पना करें, जैसे इस समय एक फैंटेसी की भी चर्चा है, संवाद भी विवाद में है असगर वजाहत साहब के हवाले से। तो हम क्या कल्पना करें कि अगर आज कमला प्रसाद जी जीवित होते तो क्या कर रहे होते। तो मुझे पहला ख्याल ये आता है कि शायद हम यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं तो वो ये कहते कि इसकी रपट बना के भेजना वसुधा में, और वो वसुधा में रपट प्रकाशित होती। तो फिर केवल ग्वालियर में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये कार्यक्रम और जगहों में भी हो रहे होंगे। तो वो एक ही काम अगर देख लिया जाए कि कहाँ कोई आयोजन हो रहा है, उसकी रपट वसुधा में पहुँचे और वो प्रकाशित हो, और वो भी कितना एक दस्तावेजीकरण है। अगर प्रगतिशील आंदोलन का कोई इतिहास लिखा जाएगा, कभी कोई इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये प्रगतिशील आंदोलन शुरू हुआ और किस तरह से ये फैलता गया, तो ये रपटें भी छोटी छोटी एक दस्तावेज़ हैं
जो ये बताएंगी कि हाँ एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये लोग थे, तो वो ये कर रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि कमला प्रसाद जी ऐसा कर रहे होते। और पुरस्कार वापसी का जब दौर आया था, तो अगर कमला प्रसाद जी जीवित होते तो क्या करते? क्या वो नामवर सिंह जी के साथ जाते कि ये लोकप्रियता हासिल करने का है? मेरे ख्याल से इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया जा सकता। पर अनुभव से फिदा हुसैन, तस्लीमा नसरीन, इन लोगों के साथ जिस तरह से वो खड़े हुए, उससे ये कहा जा सकता है कि शायद वो इन लेखकों के साथ जाते। और भी सवाल है कि जैसे नरेंद्र दाभोलकर, MM कलबुर्गी, गोविंद पानसरे, इनकी हत्याएं हुई तो कमला प्रसाद जी क्या करते? और एक जो दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, और हम कह सकते हैं कि अगर कमला प्रसाद जी होते तो क्या समांतर साहित्य उत्सव प्रगतिशील लेखक संघ जो जयपुर में करता है, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि वो भोपाल में हो रहा होता? क्या वो ये मंजूर करते कि वो जयपुर में न हो, वो मध्य प्रदेश में हो? तो कहने का मतलब ये है कि कमला प्रसाद जी का जो पूरा वजूद है और उनको जो हमने पढ़ा है और उनसे जो हमने ग्रहण किया है, उसके बाद के भी प्रभाव हैं, जहां हमें उनकी उपस्थिति एक आदेश देती हुई, एक रास्ता सुझाती हुई, या कि पुरानी किसी चीज़ से सीख कर आगे बढ़ने की जिद भरती हुई उपस्थिति भी हमारे सामने मौजूद होती है। वो कुछ लोगों को नौकरी देती हुई, कुछ लोगों की मित्रताओं में स्थगित होती हुई उपस्थिति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि संगठन कौन लोग खड़ा करते हैं और समूह कौन लोग बनाते हैं। मित्र तो सबके होते हैं और मित्र तो सब बनाना चाहते हैं, संगठन कौन बनाना चाहता है? संगठन कब बनता है? इसके बारे में ये कहा जाता है कि हर विचार के साथ एक संगठन होता है, या कि हर विचार को एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। बिना संगठन के कोई विचार आगे नहीं बढ़ता है। मित्रताएं तो हमेशा चलती रह सकती हैं और समूह बनते हैं, और वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी बन सकते हैं। उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद वो किसी विपरीत उद्देश्य के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन संगठन की संबद्धता विचारधारा से होती है। तो जो लोग संगठन बनाते हैं, जो लोग संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या कि जो लोग संगठक होते हैं, उनके बारे में हमें ऐसी हल्की फुल्की बातों से संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि उनका रचनाकार कैसा है, क्योंकि ये भी एक रचना है। स्वयं प्रकाश जी कहते थे कि अंततः साहित्य का उद्देश्य जन शिक्षण है। जन शिक्षण ही साहित्य का उद्देश्य है। और जिन लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों के लिए हम पार्लियामेंट में संघर्ष करते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, एक लेखक उसी के लिए अपने कलम से, अपनी रचना में उसके लिए संघर्ष करता है। तो मुझे लगता है कि अभी है बचा हुआ समय, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कमला प्रसाद जी के विषय में जिनको हम ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों में अब शायद जाने का उस तरह का कोई संगठक व्यक्तित्व बचा नहीं है। और उसके पीछे कई कारण हैं। कारण इस तरह से हैं कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहने की कोशिश की थी कि जिस अकादमिक जगत से कमला प्रसाद जी आते थे, वो ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका है, वो बिखराव आ चुका है। और दक्षिणपंथी राजनीति ने जिस तरह से अपने आगोश में हर चीज़ को ले लिया है, जिसके बारे में नामवर सिंह भी अपने एक व्याख्यान में कहते थे, उन्होंने यशपाल की एक कहानी फूलों का कुर्ता के माध्यम से उदाहरण दिया था।
और ये जो फासिस्ट आहटें आ रही थीं, तो नामवर सिंह, और ये व्याख्यान मैंने वसुधा में ही पढ़ा था, और साहित्य के समाजशास्त्र विषयक जो उनके नोट्स थे वो वसुधा में छपने शुरू हो गए थे। तो नामवर सिंह ये कह रहे थे उस समय कि फांसीवादी ताकतें लोकतांत्रिक ढंग से आ रही हैं, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया था कि यशपाल की एक कहानी है फूलों का कुर्ता, जिसमें जो बाद में प्रतिबंधित भी हुई थी कि एक छोटी सी लड़की है, उसकी शादी हो जाती है और उसका पति भी बकरी चराने उसके आसपास ही आता है। तो जब वो पास में आ जाता है तो लोग हंसते हैं और बच्चे चिढ़ाते भी हैं कि फूलो देखो तुम्हारा पति आया। तो वो अपना सर ढक लिया करती है, जब भी जो होता है इस तरह से ढक लिया करती है। तो एक दिन उसका पति नज़दीक आया और तब उसकी सहेलियों ने कहा कि फूलो तुम्हारा पति आया। तो फूलो ने अपना कुर्ता अपने सर में डाल लिया और कहानीकार ने लिखा कि और उसने कुछ भी नहीं पहना था। तो नामवर सिंह का ये नोट था कि ये लोग चेहरा ढकने में नंगे हो रहे हैं। हम देखेंगे कि सारा कुछ जो हो रहा है वो इतिहास, संस्कृति और धर्म की रक्षा के नाम पर ही हो रहा है। सारा कुछ मर्यादा को बचाए रखने के लिए, अपने वैभव को पुनर्जीवित करने के लिए, या कि जैसी शब्दावली में कहा जाता है कि विश्वगुरु बनने के लिए ही हो रहा है। सारा कुछ विश्वगुरु बनने के लिए हो रहा है, सारा कुछ राम राज्य के लिए हो रहा है। लेकिन हम ये देखते जा रहे हैं कि उससे न हम विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहे हैं और न हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में क्या हम इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे जन शिक्षक हों, कुछ ऐसे लोग हों जो लोगों के बीच में जाके अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएं और वहाँ से फिर चीज़ें प्रतिरोध की शक्ल में या एक सामाजिक चेतना के रूप में आएँ। ये भी काम थोड़ा सा सरल हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवियों का, लेखकों का नेतृत्व करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। और इसको इसी तरह की महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जा सकता है कि जैसे दिमागों पर कब्जा करना, उनका नेतृत्व करना। और इस रूप में कमला प्रसाद जी को कमांडर ही कहा जाता है। उन्हें, मुझे याद आता है कि हरिशंकर परसाई के सानिध्य में रहने और उनसे अपनी दृष्टि विकसित करने के बाद उनके काम करने की क्षमताएं, तत्परताएं और लोगों को जोड़ने, काम में लगाने की प्रवृत्ति को देखते हुए ये संबोधन चला था कमांडर का, और सब लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो जिस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर इनकी पृष्ठभूमि में होती है और उसे कमला प्रसाद जी परवान चढ़ाते हैं, तो हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि कमला प्रसाद जी ने हिंदी, यानी भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के बाद भारत में एक ऐसे संविधान की स्थापना के बाद जो इस देश को लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात करता है, वैसे राज्य में उन्होंने अधिकतम समर्थ, सक्षम और प्रभावी लेखकों का नेतृत्व करने की कोशिश की और उसमें कहीं न कहीं सफलता भी हासिल की। और हम अगर वसुधा के केवल विशेषांकों की श्रृंखला देखें तो उन विशेषांकों की श्रृंखला से हमें अंदाज़ा लगता है कि उन्होंने कोई भी पहलू छोड़ा नहीं है। चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे दलित विमर्श हो, चाहे उर्दू कहानी का हो। और महेश जी जिस कहानी विशेषांक की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने, जब युवा लेखन का दौर आया और पत्रिकाओं ने अपने नवलेखन विशेषांक निकालने शुरू किए, जिसमें मुझे याद आता है कि कथा देश ने सबसे पहले नवलेखन विशेषांक निकाला था, और उसके बाद फिर वागर्थ का नवलेखन विशेषांक, और उसके बाद फिर नया ज्ञानोदय का नवलेखन विशेषांक। इस तरह से इन विशेषांकों ने एक पीढ़ी भी तैयार कर दी है जिसके विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं। उसी समय वसुधा में 2 खंडों में कमला प्रसाद जी ने नई रचनाशीलता, जो कहानी
की नई रचनाशीलता है उसके संबंध में विशेषांक निकाले। और मैं याद कर सकता हूँ कि उसके पहले खंड में प्रत्यक्षा की पहली कहानी है और दूसरे खंड में अल्पना मिश्र की पहली कहानी है, और उनकी भूमिका में वही बात है। उन कहानी संकलनों की जो युवा पीढ़ी की रचनाशीलता पर केंद्रित है, आपको कहानियों पर नोट्स मिलेंगे, उन कहानियों की खासियतें मिलेंगी, और वो कहानियाँ किस युगीन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनका आपको एक खाका मिलेगा। और जैसा कि जिसको नई पीढ़ी कहा गया कहानी की, और उसके बारे में ये भी एक घोषणा की गई कि ये विचारधारा मुक्त पीढ़ी है और इसकी वैचारिक सांगठनिक संबद्धता इस तरह से नहीं है। कमला प्रसाद जी भी ये चीज़ उनको प्रकाशित करते हुए भी देख पा रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ संपादकीय में ये कह रहे थे कि ये लोग कहीं ना कहीं जो समाज के संकट हैं, समाज के जो अंतर्द्वंद्व हैं, और जो टकरा करके और मानवीय और न्यायपरक मूल्यों की स्थापना की तरफ जो चरित्रों का निर्वाह हो सकता है, उसकी दिशा में तो प्रयासरत हैं ही, और इन्हें इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें से बहुत सारे कहानीकार ऐसे आए जो उन प्रचलित कहानीकारों से अलग हैं और विशिष्ट पहचान रखते हैं। स्त्री विमर्श के बाद दलित विमर्श हंस का निकल चुका था और वसुधा का नहीं निकला था। तो मैं ये एक संस्मरण सुनाने के क्रम में अंतिम संस्मरणात्मक बात कहना चाहता हूँ कि मैं भोपाल आया हुआ था अपने प्रोफेसर के साथ एक वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने के लिए, और वो हमारी मैडम कमला प्रसाद जी से मिलना चाहती थी। तब हम नहीं जानते थे उतना, और उनके घर जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था तुम घर आ जाओ, और उन्होंने बुलाया था। फिर हम लोग गए थे और वहीं ये बात हुई थी। मैंने ऐसे पूछ दिया था हंस पढ़ने के प्रभाव में आकर के कि क्या वसुधा का कोई दलित विशेषांक नहीं निकलना चाहिए या नहीं निकल रहा है। तो कमला प्रसाद जी ने कहा था कि देखो, ये रचनाशीलता हिंदी में अभी उभार पर ही है और इसका कोई स्पष्ट स्वरूप अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है तो मैं उसको क्यों नहीं होना चाहिए। और उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से अस्मितामूलक विमर्शों के बहाने बड़े बड़े लेखकों को खारिज किया जा रहा है, यानी हम देखें अगर तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि मुक्तिबोध हों, प्रेमचंद हों, हरिशंकर परसाई हों, नामवर सिंह हों, इनके बारे में जिस तरह की बातें सामने आती हैं और जिस तरह से इनको प्रस्तुत किया जाता है, तो नए पाठकों की दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई अपनी जकड़बंदियों में फंसे हुए मनुष्य विरोधी से लोग थे। ऐसी एक छवि कहीं बनती हुई लगती है जो इनको गहराई से नहीं जानता है। ऐसे परिदृश्य में इन लोगों की भूमिकाओं के निर्वाह के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इन भूमिकाओं के निर्वाह के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए भी ऐसा लगता है कि समय समय पर ऐसे कद्दावर लोग सामने आने चाहिए जो इन बातों का स्पष्टीकरण भी देते रहें। यानी अब धीरे धीरे स्थिति ये बनती जा रही है कि मंगलेश डबराल पर जब हमले होने शुरू हुए तो बड़े लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम क्या करने जाएं, किन तत्वों से जाके हम वहाँ अपना खराब करें। और जब हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद पर सवाल उठते हैं तो अब बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है। तो इस तरीके से दलित विमर्श का जो विशेषांक था वसुधा का, तो एक जो प्रश्न उठता है, हालांकि अब वो स्पष्ट किया जा चुका है कि दलित लेखन क्या है, दलित लेखक कौन है, और इसमें कोई अब भ्रम की बात नहीं रह गई है कि कौन दलित लेखक है, कौन दलित लेखन है। यानी ये साफ है कि दलितों का लिखा हुआ लेखन ही दलित लेखन है। इस पर अब आम राय बन चुकी है। तो उस दौरान लेकिन ये बहस में आता था कि ये भी दलित लेखन क्यों नहीं है,
तब वो एक छोटी सी कहानी का जिक्र करते हैं कमला प्रसाद जी, और इसको हमें सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्सवाद पर इस समय सबसे बड़ा अटैक अस्मितामूलक विमर्शों पर के द्वारा ही है। मार्क्सवाद अगर साहित्य से भी बेदखल होगा तो वो इन्हीं विमर्शों के माध्यम से धीरे धीरे परिदृश्य में जा सकता है। तब हमें इन लोगों की किस तरह से औचित्य को किस तरह से प्रतिपादित करना होगा। तो ये छोटा सा अंश है। वामपंथी राजनीति का हिंदुस्तान में दृश्य लोकोन्मुख, धर्मनिरपेक्ष किंतु अस्त व्यस्त रहा है। वह टूट टूट कर सिकुड़ता भी गया है। एक ज़माने में किसान मजदूरों, उद्योग मजदूरों के सबसे बड़े संगठन इनके पास थे, अब छोटे हो गए। इनकी लड़ाई गरीबों, मजदूरों, दलितों के लिए है, पर तीनों के लोग उनमें कम होते गए। युवा पीढ़ी का शामिल होना रुका। महिलाओं के संघर्ष का नेतृत्व न कम्युनिस्टों के पास आया है और न दलितों के। दलितों ने सामाजिक संघर्ष शुरू किया है। वे समाज में बराबरी की हैसियत चाहते हैं, पर हुआ यह कि जो पढ़ लिख गए उनमें अधिकांश ओहदों में आ गए। उन्हें आधी अधूरी हैसियत मिली और वे त्रिशंकु होते गए। दलितों के बीच मध्य वर्ग का उदय हुआ, उनका वर्ग उठ गया। वे अपनी ही जाति के लोगों से छिपने लगे। सभी सुविधाओं से वंचित दलित किसकी बाट जो हैं, उनके लिए वर्ण संघर्ष ज्यों का त्यों है। मुश्किल यह है कि दलितों में से दलितों का जागरूक प्रतिनिधि नहीं आया। अब बाबा नागार्जुन ने हरिजन गाथा कविता लिखी है फैंटेसी में, अवतारी मिथक का इस्तेमाल किया है। दलितों ने ऐसी कविताओं में अपना पक्ष नहीं देखा। मार्क्सवाद में डी क्लास की प्रक्रिया है। उच्च वर्ग का आदमी अपने वर्ग से आत्मसंघर्ष द्वारा नीचे उतर सकता है, दलितों के साथ हो सकता है। दलितों में जन्मे लोग भी अपने ही वर्ग से कट सकते हैं, वे अपर क्लास हो सकते हैं। आरक्षण से चुने विधायक और सांसदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ऐसे में वे नए सवर्ण हो जाते हैं। व्यवहार में देखा गया है कि वर्णों से प्राप्त सदियों से धंसे संस्कारों की जकड़न पीछा नहीं छोड़ती डी क्लास या अप क्लास में। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं। कम्युनिस्ट देशों में 5-6 दशकों के प्रयोग में भी यह नहीं हो पाया। इसलिए सिद्ध हुआ कि डी क्लास की प्रक्रिया पीढ़ियों के बाद लगातार अनुशासन के बाद संस्कारी जकड़नों से मुक्त हो सकती है, अन्यथा यह केवल आदर्श है। आर्थिक समानता और जातिवादहीनता से यह प्रक्रिया तीव्र हो सकती है। कसौटी यह है कि जाति के स्थान पर ऊंच नीच, बड़ा छोटा, नए आकार में न उदित हो। इस प्रसंग को यूं समझें, एक पेड़ में 2 आदमी बैठे थे, दोनों नीचे गिर पड़े। एक कुएं में गिरा और एक तालाब में। तालाब वाला तैरकर बाहर आ गया, कुएं वाला तैरता तो था पर चक्कर अंदर ही लगाता रहा। अंततः किसी की मदद से कई दिनों का कष्ट भोगने के बाद बाहर आया। पेड़ से गिरने वाले दोनों इन आदमियों में बहस छिड़ी कि असली कष्ट क्या है और कौन अधिक दुखी है। तालाब वाले का कष्ट था कि उसे पानी में तैरना पड़ा, उसके घुटनों में दर्द हुआ। कुएं वाले का कष्ट था कि वह कुएं में सड़ता रहा, तैरने से काम नहीं चला। कई बार मृत्यु करीब दिखी। पानी के कीड़ों ने नोच नोच कर उसका मांस भक्षण किया, लहूलुहान हुआ। वर्ण और वर्ग का यही फर्क है। सवर्ण जाति के लोग गिरते हैं, पर उन्हें अवसर मिला तो दौड़ने लगते हैं। दलितों को जातिवाद के कुएं से बाहर निकालने के बाद ही तैरने दौड़ने को कहा जाता है। दलितों में महिलाओं की कथा और त्रासद है। उन्हें जाति के संकट के साथ मर्द का संकट भी झेलना होता है। उसके लिए 2-2 कुएं हैं, स्त्री के लिए पुरुष का अहंकार और पुरुष के लिए सवर्णों का अहंकार। कहु रहीम कैसे पटे केर बेर को संग। कम्युनिस्टों की वर्ग दृष्टि वैज्ञानिक है। इस छवि में बुनियादी लड़ाई से लेकर समाज के पुनर्निर्माण की संकल्पना है, पर हिंदुस्तान में वर्ण की जटिल लड़ाई मैदान में रास्ता रोके खड़ी है। वर्ण से घिरा आदमी उदात्तता की दीक्षा लेकर वर्ग में बदलने के लिए क्या करे। उल्टे लिम्बाले के अनुभव में यदि यह आए कि मार्क्सवादी केवल अकादमिक बहसों और टकराहटों से संतुष्ट है तो उनका डी क्लास नहीं हो रहा, तो दलितों महिलाओं की सहभागिता नहीं बढ़ रही है, तो कथनी करनी में भेद बढ़ रहा है, तो बराबरी के संकल्प के बावजूद जातिवाद के खिलाफ उन्होंने खुली जंग का ऐलान अभी तक नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों को अपनी यह चूक माननी होगी, दलितों की शिकायतें दूर करनी होंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरा व्यक्तित्व बनता है।
शिक्षक से लेकर संपादक, संगठक और अलग अलग भूमिकाओं में, मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक भूमिकाओं में। और सब जानते हैं कि कमला प्रसाद जी ने जब एक चड्डी पहनकर स्कूल में पढ़ पाने का युग देखा था तो उन्होंने शिक्षक जैसी मामूली नौकरी पाकर और धीरे धीरे आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए उन्होंने अपने घर में ही लेखकों को ठहरा लेने और खाना खिला देने का संस्कार भी अर्जित किया था। ये अर्जित प्रतिबद्धता थी कि जिसमें लोग उनके घर में रुकते थे और उनका खाना खाते थे। और इस प्रवृत्ति ने हमने देखा है कि प्रगतिशील लेखक संघ को धीरे धीरे जड़ों की तरह फैलना सिखाया। वो फैलता गया और जितना भी मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ फैला बढ़ा, उनमें इन घरों की गोष्ठियों का जो योगदान है उसका अगर कभी कोई इतिहास लिखा जाएगा तो ये माना जाएगा कि घरों में बैठकर लोगों ने बातें की, सुना, एक दूसरे को आगे बढ़े, सहयोग किया और राष्ट्रीय बहसों में गए, अंतर्राष्ट्रीय बहसों में गए। यानी आज ग्लोबल होने का दबाव तो करेंसी तक में है और क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, लेकिन समस्याएं तो लोकल ही होती हैं और लोकल ही स्तर पर सॉल्व होती हैं और उनसे वही निपटना पड़ता है। अपने पड़ोस के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। और ये साहित्य में भी और समाज में भी और राजनीति में भी। तो मैं ये महसूस करते हुए कि मैंने कमला प्रसाद जी पर जो भी बोला है और अगर वो सुनते तो मेरी समझ में कोई खोट नहीं होगा, या मैंने अपने आप को स्थापित करने के लिए या कोई ऐसी साहित्यिक महत्वाकांक्षा के तहत नहीं बोला होगा, बल्कि ये सोचकर बोला होगा कि ऐसे लोगों की यादें जिंदा रहनी चाहिए और लोगों तक पहुंचती रहनी चाहिए। लोगों को ये पता चलते रहना चाहिए कि कोई कमला प्रसाद थे और कमला प्रसाद थे तो हम हैं और कितना कुछ है हमें पढ़ने के लिए और हमारे विवेक और न्याय की आकांक्षा को तीव्रतर और गतिमान करने के लिए। आप सब लोगों ने सुना और बहुत बहुत धन्यवाद।